अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो ऑनलाइन लेक्चर्स अरेंज किए हैं उस सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 12 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर का ओवरव्यू थोड़ा। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें ये चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसकी हमने बात की थी, फिर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की बात की थी। उसके बाद हमने ईमेल की बात की, ईमेल के बेनिफिट्स की बात की, और एंड पे हमने इंटरनेट की हिस्ट्री जो है वो बेटा डिस्कस की थी। अब यहीं से आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 12 और ये चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। अब ये आज जो मेजर टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है कंपोनेंट्स और सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट की बात की थी कि अब इंफॉर्मेशन जो है जो पब्लिकली यूज़र्स को अवेलेबल हो तो बेटा उसको इंटरनेट सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है, और इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब इसके इंटरनेट अगर अवेलेबल हो तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट या सर्विसेज जो हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला जो कंपोनेंट है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको सिंपली वेब भी कहा जाता है, ये बेटा ये जितने भी पब्लिक वेबसाइट्स हैं जो कॉमन यूज़र्स जो इंटरनेट यूज़ करते हुए अवेल कर सकते हैं, उसके कम्बिनेशन को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। और डेफिनेटली इंटरनेट की बात हो रही है और ये ग्लोबल विलेज के हवाले से नेटवर्क जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, पूरी दुनिया में जितने सर्वर्स हैं उससे कनेक्ट है पब्लिकली। तो इनमें जो डिफरेंट पब्लिक वेबसाइट्स हैं उसके कम्बिनेशन को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इसी में क्लाइंट्स डिवाइसेस वो भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स हो जाएं या सेल फोन्स, जो वेब कंटेंट या वेब की इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। ये कम्बिनेशन है मिलियंस ऑफ अपलोडिंग वेब पेजेस या वेबसाइट्स जो डिफरेंट वेब सर्वर्स जो दुनिया में कहीं पर भी अवेलेबल हैं, इंस्टॉल हैं, इम्प्लीमेंट हैं, तो उन सारे वेबसाइट्स, वेब पेजेस के कम्बिनेशन को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। जब अब ये अगर इंफॉर्मेशन है, अब आप इसको कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंप्यूटर डिवाइसेस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिक्वायर होगा। अब वो जो सॉफ्टवेयर जो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वायर है, उसको बेटा वेब ब्राउज़र्स कहा जाता है। डिफरेंट एप्लीकेशन जो वेब ब्राउज़र जिनको कहा जाता है, ये आसान आपको कर देते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड वेब की जो इंफॉर्मेशन है आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सकें। इसके एग्जांपल ये जो मोज़िला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउज़र हैं जिसके ज़रिए आप ये पब्लिकली जो वेबसाइट्स का कम्बिनेशन वर्ल्ड वाइड वेब है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ईमेल। अब ये इंटरनेट जो है इसका ही सर्विस है और इसको लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। दोबारा इसकी वही डेफिनेशन, ये एक मेथड है, अप्रोच है मैसेज को सेंड करने की और रिसीव करने की, और वो कंप्यूटर जो है दुनिया में इंटरनेट में कहीं पर भी अवेलेबल है। डेफिनेटली ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स जो है ये नेटवर्क से आइदर वायर टेक्नोलॉजी या वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हैं, तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को ईमेल कहा जाता है। अब ये प्रोसेस है मैसेज को सेंड और रिसीव करने का, जिसमें फ़ाइल्स, क्योंकि डिजिटल फाइल्स हैं, किसी भी तरह का डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं और ये दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब में कहीं पर भी अवेलेबल हैं। इसी प्रोसेस को ईमेल कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट सर्विस वो है टेलनेट। इसकी एब्रीवेशन टर्मिनल नेटवर्क। ये भी एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके ज़रिए आप एक कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए किसी और कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक्सेस, शेयर, मॉडिफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो टेलनेट जो है ये प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होना चाहिए, जिसके ज़रिए आपका कंप्यूटर जो है
वो नेटवर्क में जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मेन कंप्यूटर में उसको एक्सेस कर सकता है। इसके लिए डेफिनेटली आप कमांड्स कुछ एंटर करेंगे और इसको आप उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे आप जो है कोई भी कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब टेलनेट जो है ये ज़्यादातर जो है जो वेब सर्वर्स हैं उनको एक्सेस करने का ही वे है रिमोटली का मतलब ही यही है कि आप फिज़िकली उस एरिया में अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, फिर भी आप किसी और कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इस सर्विस के ज़रिए। क्योंकि बैकग्राउंड में ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बैकग्राउंड में कंप्यूटर जो हैं वो नेटवर्क से कनेक्ट हैं। तो अब नेटवर्क से कनेक्ट हैं तो फिर आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम वेब सर्वर जो दुनिया में कहीं पर भी अवेलेबल हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सर्विस जो है वो FTP एब्रीवेशन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी बेटा हमारे पास एक मेथड है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कहीं पर भी अवेलेबल है। नॉर्मली बेटा ये FTP जो है ये कमांड लाइन जो है ये यूज़ करता है। इसका मतलब है कि कीबोर्ड यूज़ करते हुए हमें कमांड्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और ग्राफिकल भी ठीक है अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मली ये हमारे पास जो है कीबोर्ड ड्रिवन जो है ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसलिए अब ये बेटा ये डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट मेथड से इसको रिप्लेस किया जा रहा है। अब ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल बेटा आगे भी हम टॉपिक जो है वो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल असल में तो अभी आप सिंपल कर लेंगे ये सॉफ्टवेयर ही है जिसके ज़रिए आप कोई सर्विसेज इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप एक जगह से एक सर्वर से, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम डेफिनेटली किसी सर्वर से तो कनेक्ट है, तो उसके ज़रिए आप किसी और सर्वर की फ़ाइल जो है उसको बेटा एक्सेस कर सकते हैं टू अनदर ओवर अ TCP/IP बेस्ड नेटवर्क। TCP/IP जो है ये भी हम प्रोटोकॉल में देखेंगे। तो बेटा ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट चलाने के लिए हमें रिक्वायर होता है। FTP जो है ये नॉर्मली ये यूज़र बेस्ड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यानी आपको एक लॉगिन यूज़र नेम आपको रिक्वायर होता है जिसके ज़रिए आप FTP के ज़रिए को फाइल एक्सेस कर सकते हैं और फिर आपकी ऑथेंटिकेशन कि आप ऑथराइज़ हैं या अनऑथराइज़ एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ऑथराइज पर्सन जो हैं वही FTP के ज़रिए फ़ाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। अब ये नॉर्मली जो एप्लीकेशन जो हैं ये इंटरैक्टिव तो हैं, लेकिन ये कमांड लाइन यानी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कीबोर्ड के ज़रिए आप कमांड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसका एनवायरनमेंट उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा जितना कोई ग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है। इसमें अमेंडमेंट तो की जा रही है, लेकिन नॉर्मली ये अब ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल के ज़रिए FTP को रिप्लेस किया जा रहा है। अब जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है यूज़र उनकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को हम ईज़िली ऑपरेट कर सकें। अब ये इसकी एग्जांपल FTP की, ये Qt FTP और WS FTP ये कुछ एग्जांपल्स हैं FTP सॉफ्टवेयर की। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस जो इंटरनेट की या कंपोनेंट वो है गूफर। ये बेटा इसमें ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से गेट करने का मेथड है, लेकिन इंफॉर्मेशन की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अब ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी है और ये नॉर्मली टेक्स्ट बेस ही है। इसमें को पिक्चर्स इम्पोज हो सकें, लेकिन उस तरह ग्राफिकल नहीं है। अब जिस तरह ये रेफरेंस मटेरियल्स, मैगज़ीन आर्टिकल्स, अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और स्पीचेस की बात की जाए तो नॉर्मली ये टेक्स्ट ही होगा। इसमें अगर स्पीच की बात की जाएगी, अगर तो मल्टीमीडिया है तो फिर तो पिक्चर्स आप प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज मल्टीमीडिया नहीं है तो फिर आप ओरल ही इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और ओरली ही उसको सुना जा रहा है। तो बेटा ये स्टूडेंट जो है ये इसका मेथड जो गूफर जिसके ज़रिए आप कोई डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये भी बेटा स्टूडेंट ये टेक्स्ट बेस्ड मेन्यू प्रोवाइड करता है। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो टेक्स्ट बेस्ड एनवायरनमेंट है। रिमोटली तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है टेक्स्ट बेस है, ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो इसमें इतना रिक्वायर यूज़ नहीं होता। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सर्विस है वो चैट ग्रुप जिसको आप चैट रूम जो आप नॉर्मली आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट, उसकी बात की जा रही है। ये डिफरेंट लोकेशंस हैं
इंटरनेट सर्वर्स पे जो यूज़र को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली यूज़र्स कौन से हैं? जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनेट यूज़र जिनका इंटरेस्ट सेम है, तो एक वो कॉमन फोरम में, कॉमन एरिया में आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, आइदर चैटिंग के ज़रिए या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करनी, सेंड करनी, रिसीव करनी है। और ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि दोनों पर्सनस एट द सेम टाइम जो सिस्टम से कनेक्ट हैं, एक जो है अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है तो उसी टाइम दूसरा यूज़र उसकी इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव कर रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसी टाइम वो ऑनलाइन रियल टाइम उसी टाइम जो है वो अपना प्रॉब्लम, अपना क्वेश्चन रेज़ कर देगा, प्लेस कर देगा, और जिस यूज़र ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है वो उसका प्रॉब्लम जो है उसी टाइम सॉल्व कर देगा। उसके बाद फर्दर आगे वर्किंग होगी। तो ये स्टूडेंट जो है ये एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जैसा बेटा टेलीफोन सिस्टम जो है ये भी एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट है, तो चैट ग्रुप जो है ये भी एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये टर्म चैट ग्रुप जो है, जिसको चैट रूम भी कहते हैं, ये नॉर्मली उधर इस्तेमाल किया जाता है जब बल्क में इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की जा रही होती है, क्योंकि ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, जब ग्रुप में इंफॉर्मेशन कोई प्लेस की जाती है तो उस ग्रुप का कोई भी यूज़र जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अब ये ग्राफिकल एनवायरनमेंट है, इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन जो है ऑडियो वीडियो जो है इंफॉर्मेशन जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसमें ऑडियो वीडियो जो है वो भी आप उस टाइम जो है उसके ज़रिए भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और आप किसी भी तरह की फ़ाइल जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी जो है ये रियल टाइम ऑनलाइन चैटिंग प्रोवाइड करती है ओवर इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन फोरम्स हैं जो आपको ग्राफिकल सोशल एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कि जिसमें आप ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स, एनिमेशन, इंफॉर्मेशन जो है जो एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो सर्विस है वो है इंटरनेट, इंट्रानेट। अब इसको प्रोनाउंस करते हुए इंट्रानेट, इसकी एब्रीवेशन अगर आप देख लें तो एब्रीवेशन से भी ये टॉपिक ज़रा क्लियर हो जाता है। अब इसकी एब्रीवेशन है इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क। नेटवर्क और डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम का ही कम्बिनेशन है, लेकिन इंटरनल का मतलब ये होगा कि ये कंपनी का नेटवर्क है। अब कंपनी जो है वो जिसको ऑथराइज़ करेगी, जिसको लॉगिन नेम यूज़र जो है वो क्रिएट करेगा, जिसको अलाउ करेगी, वही कंपनी या नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकेगा। अदरवाइज़ कोई और यूज़र जो है, जैसा पब्लिक यूज़र है, वो ये राइट्स के बगैर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए बेटा इसकी जो एब्रीवेशन है इसी से क्लियर हो जाता है कि इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क। इंट्रानेट जो है ये प्राइवेटली ओन, डेफिनेटली कोई कंपनी जो है वो इसकी मलकियत में ये नेटवर्क होता है, ओन करती है। सिक्योर बिजनेस नेटवर्क या डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर्स के ज़रिए इसको सिक्योर किया जाता है। और क्योंकि ये टॉपिक जो है इंटरनेट का ही हम पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी होगी तो फिर आप ये सर्विस जो है ये एक्सेस कर सकते हैं। ये सर्विस डिज़ाइन की जाती है इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ स्मॉल, मीडियम और लार्ज बिजनेसेस टू मेक, अपनी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन, इंटरनल इन्फॉर्मेशन, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ही प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह अभी जो अगर करंट सिचुएशन है जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स का भी तो यही फ़ायदा होता है ना कि आपको फ़िज़िकली उस एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप उस इंफॉर्मेशन नेटवर्क या नेटवर्क को किसी वे से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस वही कर सकते हैं जिनके पास राइट्स हैं। तो ये इंटरनेट, जिस तरह आपको ये जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अब जो जिसको एक्सेस दी जा रही है वही ये लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसको एक्सेस नहीं दी जाएगी वो ये लेक्चर जो है वो देख नहीं सकते, इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये भी बेटा इंटरनेट की ही बात हो जाएगी। अब ये जो एम्प्लॉयज़ हों, अगर हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स, अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली आप उसी एनवायरनमेंट में, उसी जगह पे आप बैठे हों, उसी जगह पे आपको जाने की ज़रूरत पड़े।
आप कहीं पर भी, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है, तो कहीं से भी रहते हुए आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट, ये एक्स्ट्रा नहीं होगा बल्कि एब्रीवेशन होगी एक्सटर्नल। जिस तरह बेटा इंटरनल स्टूडेंट, इस तरह एक्सटर्नल। अब ये अगर सिंपल अगर कर दें तो ये आप कहें कि जी एक या दो से ज़्यादा इंट्रानेट की कम्बिनेशन को एक्स्ट्रानेट कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा। अब इसमें डेफिनेटली ये डिफरेंट इंट्रानेट्स का कम्बिनेशन है और हर इंटरनेट कोई ना कोई कंपनी ओन कर रही है। तो अगर एक से ज़्यादा इंट्रानेट हैं तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट इंट्रानेट को ओन कर रही हैं। तो हर कंपनी ने अपने यूज़र्स बनाए हैं जिनको एक्सेस दी जाती है, वही कंपनी की इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट कंपनी डिफरेंट इंट्रानेट्स हैं तो फिर डिफरेंट कंपनीज अपने अपने यूज़र्स को तो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। लेकिन अब एक्स्ट्रानेट क्या हुआ? एक्स्ट्रानेट ये है कि सपोज इसको आप जॉइंट वेंचर, क्योंकि अब डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अब जिस तरह ये हमने ये लेक्चर चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, आइसोलेटेड नहीं है बल्कि ये कंपनीज जो हैं ये कंबाइनली डिजिटल कन्वर्जेंस का टॉपिक है। तो कंपनीज कंबाइनली मिलकर एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ को यूज़ करती हैं। तो जब एक्सपर्टीज़ को जब यूज़ करती हैं तो वो जो भी एक कॉमन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं जो कंसर्न है, बाकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं दी जाती। तो अब एक्स्ट्रानेट जो है उसमें जो भी कॉमन जो ऑब्जेक्टिव, कॉमन जो टॉपिक है उसकी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट कंपनीज आपस में शेयर कर रही हैं। अब जब डिफरेंट कंपनीज आपस में शेयर कर रही हैं तो डिफरेंट कंपनीज के जो यूज़र्स हैं, अगर एक कंपनी का यूज़र वो दूसरी कंपनी की जो शेयर्ड इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट कंपनीज शेयर कर रही हैं उनको वो यूज़र यूज़ कर सकेगा। इस तरीके से यूज़र तो वो किसी और कंपनी का है लेकिन किसी और कंपनी के जो रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वो यूज़र एक्सेस कर सकता है। एक्सटर्नल are designed specifically to give external limited access to the employees of one or more other companies, वो कि वो एक्सेस कर सकें डिफरेंट फाइल्स को, डाटा को जो किसी और नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। ये था हमारा टॉपिक। ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क स्टैंडर्ड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या है? अब स्टैंडर्ड जो है असल में हम स्टैंडर्ड की तो बात, स्टैंडर्ड ठीक है देखना नज़र भी कभी आ जाता है कि अगर आप जाते हैं उस एनवायरनमेंट को आप एक्सेस करते हैं तो स्टैंडर्ड, लेकिन स्टैंडर्ड जो है बैकग्राउंड में उस कंपनी की नेटवर्क की वर्किंग होती है और वर्किंग जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, कुछ मेन प्रोसीजर्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए कंपनी वर्क कर रही होती है। तो अब नेटवर्क स्टैंडर्ड असल में है क्या? वही जो उनकी वर्किंग है उसको डॉक्यूमेंट की शेप दे दी जाती है रिटन फॉर्म में। जिस तरीके से अगर आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेते हुए किसी भी एनवायरनमेंट में आपको कोई एक रूल्स जो हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं और एंड पे आपको उस रूल्स को एंड पे आप साइन करते हैं कि जी आप एडमिशन लेते हुए इन बातों का आप ख्याल करेंगे। इसी तरीके से नेटवर्क जो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स का कम्बिनेशन है, इसकी वर्किंग जो है वो भी स्मूथली काम करती रहे, नेटवर्क स्मूथली एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स जो हैं बनाए जाते हैं और ये प्रोसीजर्स जो हैं ये डॉक्यूमेंट में स्टोर किए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया जा सकता है और डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं उसको जब फॉलो किया जाता है तो फिर ये नेटवर्क उसका स्टैंडर्ड बन जाता है। These are exact documents having technical and physical specifications. आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए, देखते हुए आप वो प्रोडक्ट जो परचेज़ करते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट उसकी स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करती हैं तो फिर आप वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो नेटवर्क की वर्किंग में रिक्वायर होते हैं उसके अंदर भी ये नेटवर्क की ये टेक्निकल और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होती हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस नेटवर्क में अवेलेबल हैं तो नेटवर्क जो है
वो एक स्टैंडर्ड जो है वो आम यूज़र को, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने वाले को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है। नेटवर्क्स बिकम मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट आफ्टर फॉलोइंग दी स्टैंडर्ड। डेफिनेटली जो नेटवर्क जो हैं वो जो स्पेसिफिकेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर उसमें अवेलेबल हैं तो उससे स्टैंडर्ड ही नेटवर्क का बनेगा और इसी से पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होगी और यूज़र जो हैं उस स्पेसिफिक नेटवर्क को एक्सेस करने की ज़रूरत महसूस करेंगे। डिफरेंट हमारे पास जो कैटेगरीज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड की वो डिफेक्टो और डिजोर। अब डिफेक्टो जब वर्किंग की जाती है, वर्किंग जब एक्सपेंड होती है, जब एक्सपेंड होती है तो एडवांस फ़ौरन तो नहीं पता चलता कि इसमें कितनी एक्सपेंडेबिलिटी हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्मूथली वक्त के साथ साथ जो है एक्सपेंड नेटवर्क करता है, उसकी फ़ीचर्स जो हैं उसमें उसको एनहेंस किया जाता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें फ़ीचर्स ऐड होते जाते हैं। यूज़र्स को कोई प्रॉब्लम होता है वो यूज़र फ़ीडबैक प्रोवाइड करते हैं। फ़ीडबैक अपने प्रॉब्लम्स को उनके यूज़र्स को ज़हन में रखते हुए फिर नेटवर्क को जो उसकी स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको एनहेंस कर दिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अमेंड मॉडिफाई कर दिया जाता है। बात यह है कि कोई भी नेटवर्क जो है वो नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को कंबाइन किया जाता है वो फ़ौरन ही उसको फुली लेवल पे, बिल्कुल टॉप लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपेंड नहीं हो जाता है। ग्रेजुअली जो है इसके फ़ीचर उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब जो डिफेक्टो जो है ये भी पहले स्टैंडर्ड था, अब स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कम थे। पहले तो मेन वर्किंग यही थी कि कंप्यूटर सिस्टम जो आपस में कनेक्ट हो जाए, नेटवर्क बढ़ जाए, नेटवर्क के जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ जाएँ ताकि यूज़र जो हैं किसी भी पब्लिकली एरिया या किसी भी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। लेकिन अब उसके कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेटली स्टार्ट में लिमिटेड ही थे। तो अब डिफेक्टो जो स्टैंडर्ड ये स्टार्ट में पहले बना जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेड ही थे। डिफेक्टो स्टैंडर्ड इज़ अ कस्टम कन्वेंशन प्रोडक्ट और सिस्टम दैट हैज़ अचीव्ड अ मेन पोजीशन बाय पब्लिक एक्सेप्शन। लेकिन डेफिनेटली जब फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है तो यूज़र्स को डिफरेंट एनहेंस कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर होते हैं, तो फिर ये नेटवर्क के अंदर ये फ़ीचर शामिल करके नेटवर्क को उसके फ़ीचर्स को एक्सपेंड कर दिया जाता है। अब डिफेक्टो स्टार्ट में ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये स्टैंडर्ड जो बना उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जो हैं स्टैंडर्ड्स बन गए। स्टार्ट में डिफेक्टो स्टैंडर्ड बना था। डिफेक्टो इज़ अ लैटिन फ्रेज जिसका कंसर्निंग डिफेक्ट और इन प्रैक्टिस। डिफेक्टो आर दोज प्रोटोकॉल्स विच जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। स्टार्ट में नेटवर्क जो है उसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स को एक्सपेंड करना ही रिक्वायर था, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेड थे। अब ये जो प्रोटोकॉल या ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड जो हैं वो उसमें इतनी वर्किंग रिसर्च उतनी नहीं की गई। अब ये प्रोटोकॉल जो है ये अर्ली डेज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस्तेमाल किए जाते थे। अब ये स्टैंडर्ड जो हैं अभी भी अगर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी और जहाँ जहाँ ये अगर सर्विस अभी भी अवेलेबल है तो उस एनवायरनमेंट में ये यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल जो है ये सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिफेक्टो स्टैंडर्ड। IBM ने इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया था, बनाया था अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए 1974 में। इट इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रही हैं और इसकी नेटवर्क की सर्विसेज को एक्सेस करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही हैं। इट इज़ ए कम्प्लीट सेट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड देयर रिसोर्सेज। उसके बाद नेटवर्क स्टैंडर्ड में जो सेकंड जो है वो डिजोर प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्योंकि नेटवर्क एक्सपेंड हो गए, अब नेटवर्क जब बन गए, अब नेटवर्क बन गए तो उसमें वर्किंग जो है वो बढ़ गई, उसमें रिसर्च की गई और डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो उसमें शामिल किए गए, तो ये डिजोर प्रोटोकॉल जो है ये फिर बना। अब ये देख लें, इसका ये भी लैटिन वर्ड है, फ्रेज़ है, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है ये प्रॉपरली रिसर्च की गई, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे, जो डिफेक्टो में थे या यूज़र की फीडबैक से जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्सेस की गई, वो गेट की गई, उन रिक्वायरमेंट्स को ज़हन में रखते हुए ये फिर स्टैंडर्ड नेटवर्क के बनाए गए, ये प्रॉपरली रिसर्च करके ये डिजोर प्रोटोकॉल्स बने। डिजोर प्रोटोकॉल्स आर दोज प्रोटोकॉल विच वर प्रॉपरली रिसर्च्ड, डिज़ाइंड
and fully published as a standard. Such standards are usually researched and published by large international organization. क्योंकि अब नेटवर्क जो है उसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर यूज़र्स, जो कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं. अब बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम एक जगह तो नहीं होगा, पूरे नेटवर्क में एग्जिस्ट करेगा. इसलिए कोशिश की जाती है कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ना करें, इसलिए प्रॉपर्ली रिसर्च करके इसकी वर्किंग जो है वो नेटवर्क की बनाई जाती है. उसकी प्रोटोकॉल के ज़हन में रखते हुए प्रोटोकॉल की बेस पर ये नेटवर्क जो है ये वर्क करता है और कोशिश की जाती है कि एरर जो हैं यूज़र के एंड पे ना आ जाएं. डिजोर स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड हैव बीन अप्रूव्ड बाय स्टैंडर्ड बॉडीज़. डेफिनेटली पे ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी बन गई जो इन स्टैंडर्ड को अप्रूव करती है. अप्लाई करने से पहले इसको चेक करती है कि इसमें प्रॉब्लम जो है मिनिमल हो, और उसके बाद फिर इस नेटवर्क स्टैंडर्ड को अप्लाई किया जाता है नेटवर्क बनाने में, और फिर इसके ज़रिए यूज़र को सर्विस प्रोवाइड की जाती है. डिफरेंट ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री ग्रुप्स है, गवर्नमेंट बॉडी. सम एग्जांपल ऑफ डिफेक्टो, अब इसको देखते हैं. सबसे पहले ISO, ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए डिफरेंट जो इसकी एग्जांपल्स वो हम देख रहे हैं. ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं जो आप ख़रीदते हैं मार्केट में, उसके बैकग्राउंड में भी अगर आप ये देख लें, बैक कवर पे भी आपको ये वर्ड नज़र आ रहा होता है ISO. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, ये एक ऐसे प्रोटोकॉल, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्पेसिफिकेशंस हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं कंसर्न विद द इश्यूएंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन वेरियस फील्ड्स. सिर्फ यही नहीं है कि ये नेटवर्क्स की, हम कंप्यूटर सिस्टम्स की बात ही कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं, उसके बैकग्राउंड में भी ये इसको स्टैंडर्डाइज जो है करके ये रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं. और डिफरेंट कंपनीज़ फिर इन रूल्स को फॉलो करती हैं, जिनसे उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और फिर वो सर्टिफिकेट की बेस पर वो आगे मार्केटिंग वर्किंग मार्केट में करती हैं. इट ऑल्सो पब्लिशेज कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स भी जो पब्लिश करती है. ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. डेफिनेटली ये अब ये भी, क्योंकि प्रोडक्ट्स आ गया, सिर्फ नेटवर्क्स ही नहीं है, तो ये मुमकिन बनाती हैं ये ISO स्टैंडर्ड्स के ज़रिए कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो महफूज हों, रिलायबल हों और क्वालिटी उनकी बेटर हो, ताकि यूज़र जो हैं उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो गुड क्वालिटी की ही एक्सेस करें. नेक्स्ट है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करती है वॉलंटरी एग्रीमेंट स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेस सिस्टम्स एंड पर्सनल इन द US, यूनाइटेड स्टेट्स. अब ये ऑर्गेनाइजेशन ये अमेरिकन बेस्ड है. ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स करती है US अमेरिका के स्टैंडर्ड्स को, और जो दुनिया में अमेरिका के अलावा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपस में ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये कंपनी ये इंस्टीट्यूट वर्किंग अपनी करती है. और इसका फ़ायदा क्या है कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनको दुनिया में कहीं पर भी बेटर जो है आराम से इसको इस्तेमाल किया जा सके. ये नहीं है, ये ना हो कि जी अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ अमेरिकन कंपनी जो है वो अमेरिका में ही उसको यूज़ किया जा सके, किसी और कंट्री में यूज़ ना किया जा सके, ऐसा नहीं है. तो ये जो है ये हमारे पास ANSI, अमेरिकन प्रोडक्ट्स कैन बी यूज वर्ल्ड वाइड. जैसे ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है, ये पीपल जो है जिसके पास अगर कोई कैमराज हैं तो ये कैमरा जो है वो, अब कैमरा तो बन गया, लेकिन अब उसके लिए अगर सपोज़ को फिल्म रोल चाहिए, तो अब उसके लिए अगर कोई फिल्म रोल कोई और कंपनीज बना रही हैं वो भी फिल्म रोल जो है उस कैमरे में यूज़ कर सके, बजाय इसके कि वो फिल्म रोल जो है वो उसी कंपनी की उसको रिक्वायर हो. तो ये स्टैंडर्ड बनाने का फ़ायदा होता है. नेक्स्ट है IEEE. ये भी एक एग्जांपल है डिजोर की. इसकी एब्रीवेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करती है. और लेकिन ये स्टैंडर्ड जो हैं नॉर्मली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग की फील्ड से रिलेटेड होते हैं. इसका मतलब है कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स की अगर आप बात करेंगे तो फिर उसके अंदर आपको ये स्टैंडर्ड जो है ये नेटवर्क में बैकग्राउंड में ये वर्क कर रहा होता है, और इसके ज़रिए आप कंप्यूटिंग में या कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे होते हैं.
IEEE provides a wide range of quality publication and standard that makes the exchange of technical knowledge and information possible among technology professionals. ऐसे प्रोफेशनल्स जो कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें जो इसकी एग्जांपल IEEE की वो 802 प्रोजेक्ट ऑफ IEEE लेट 1970s में जब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ये आगे टॉपिक में हम देखेंगे। ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक लिमिटेड एरिया का नेटवर्क होता है। कंपनी का नेटवर्क सपोज आप कर सकते हैं, एक लिमिटेड एरिया, उसका एरिया जो है वो आप कैंपस सपोज कह सकते हैं। अब वो 1970s में जिस तरह अभी हमने बात की है कि नेटवर्क जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी वर्किंग जो है एक्सपेंड होती है। अब स्टार्ट में जो है वो एक लिमिटेड एरिया के ही नेटवर्क्स थे, ऑफिस के नेटवर्क्स, कैंपस के नेटवर्क। तो 1970s वो ज़ाहिर है उसी अर्ली एज की ही टाइम की ही बात की जा रही है। तो जब लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बने एज ए बिजनेस टूल, तो फिर IEEE ने रियलाइज़ किया कि जी ऐसे कोई हमारे पास स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड का फ़ायदा क्या होता है कि जो यूज़र जो हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं उसको प्रॉब्लम यूज़ करते हुए नहीं होता। अगर वो सेम स्टैंडर्ड डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो ईज़िली अगर स्विच करना चाहे तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्विच कर सकता है, बजाय इसके कि वो एनवायरनमेंट देखे, उसका इंटरफेस देखे, इंटरफेस में फ़र्क है तो वर्किंग कैसे हो रही है उसको प्रॉब्लम आ जाए। तो स्टैंडर्ड का फ़ायदा ये होता है कि ईज़िली वो स्विच कर सकता है। तो अब ये लोकल नेटवर्क जब स्टार्ट में, तो फिर इसको कि जी ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएँ ताकि ये स्टैंडर्ड जो है फॉलो करते हुए अगर डिफरेंट लिमिटेड एरिया के जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लें। अगर यूज़र एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो उसको वर्किंग करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये जो है इसकी टू अकम्प्लिश दिस टास्क IEEE ने लॉन्च किया पहला ये प्रोजेक्ट जो 802। ये इससे बेटा ये नेम जो है ईयर और मंथ का ही है। 1980 जो है वहाँ से ये ईयर आ जाता है, फरवरी जो है ये सेकंड बन जाता है, इससे ये 802। आगे जो 3 मेजर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वो हैं जी इथरनेट के IEEE 802.3। जब स्टूडेंट बेटा आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप पॉइंट कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि मेजर वर्किंग तो वही होती है लेकिन उसमें कुछ एनहेंसमेंट कर दी जाती है। एनहेंसमेंट कर दी जाती है, मेन वर्किंग वही है, उसमें कुछ फीचर शामिल कर दिए जाते हैं। तो ये IEEE 802.3। उसके बाद टोकन बस ये IEEE 802.4 ये आ जाता है। इसके बाद टोकन रिंग ये IEEE 802.5। ये था हमारा टॉपिक नेटवर्क स्टैंडर्ड में। अब नेक्स्ट जो है वो है ITU, ये भी नेटवर्क स्टैंडर्ड डिजोर के अंदर। ये प्रोटोकॉल जो है ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये इसकी एब्रीवेशन अगर आप देख लें टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर। ये हमारे पास जो है ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, फीचर शामिल किए गए। दी स्टैंडर्डाइज वर्किंग ऑफ ITU ये तो 1865 से ही जो है इसकी वर्किंग स्टार्ट है विद द बर्थ ऑफ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। इट बिकम्स अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी 1947 से। और ये इंटरनेशनल टेलीग्राफ टेलीफोन के CCITT ये एब्रीवेशन कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी। ये स्टार्ट में तो बेटा अब तो ये है, अब तो ये मल्टीमीडिया एनवायरनमेंट है, अब तो फीचर्स काफ़ी ज़्यादा जो है जो अवेलेबल है उनको हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन स्टार्ट में 1947 में 1865 से लेकर अब ये लिमिटेड एरिया लिमिटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए ही नेटवर्क यूज़ किया जाता था। इसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया। ITU ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी अपनी बिगनिंग से, और अब इसकी मेंबर कंट्रीज़ जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम तो काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, 191 या इससे भी आगे। और इसमें आगे 7 पब्लिक और आगे प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज़ हैं इनके साथ जो है ज्वाइन होती जा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अब है उसको अभी देखते हैं अगर इस लेक्चर में, और फिर आगे फर्दर लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये है अब कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की हमने बात कर ली, उसमें स्टैंडर्ड्स की बात की। अब नेक्स्ट है कि अगर नेटवर्क्स जो है वो अगर हमने बनाने तो उसके कंपोनेंट्स, अभी हमने
इंटरनेट के कंपोनेंट्स की बात की थी, तो अब कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, नेटवर्क बनाने तो उसके कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट नेटवर्क के लिए रिक्वायर होते हैं। सिंपल टॉपिक है, सिंपल टॉपिक। इसमें कम्युनिकेशन मीडिया सबसे पहले कंपोनेंट होगा, उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, फिर गेटवे, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये हम बात करेंगे। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन मीडिया आज कवर करते हैं, नेक्स्ट जो है बाकी कंपोनेंट इसको कवर करेंगे। कम्युनिकेशन मीडिया, पहले तो वायर टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेंड और रिसीव एक्सचेंज की जाती थी, लेकिन अब जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। वायरलेस का फ़ायदा यही है कि फ़िज़िकली आपको सिस्टम से कनेक्ट नहीं होना पड़ता। कम्युनिकेशन मीडिया, अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है गाइडेड और एक है अनगाइडेड। गाइडेड में हम वायर्स की बात करते हैं और अनगाइडेड में वायर्स नहीं होती। ये टॉपिक था जिसको आज हमने देखा। इसके कंपोनेंट्स जो हैं, अब इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। इसको हम वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।